अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद शराज अमीन है। एमएससी मैथमेटिक्स की है पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने यूट्यूब पे मेरा चैनल है मैथ विद शराज के नाम से। तो हमने 9th 10th की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था। तो 10th क्लास की अभी हालिया दिनों में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। तो अब मैं 9th क्लास की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम्स आपके नियर हैं, 1 मंथ या 2 मंथ रह गए होंगे एग्ज़ाम्स में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी इतना टाइम रह गया है। तो मेरी यहाँ पे कोशिश ये है कि सारा सिलेबस तो नहीं मैं प्रॉमिस करता आपसे, लेकिन ये है कि मैं जितने चैप्टर ज़रूरी चैप्टर हैं, जो फंडामेंटल चैप्टर हैं, जो आपकी मैथ की बेस है, वो आपसे डिस्कस कर लूँ। रिवीजन की ये सीरीज़ चल रही है, हम इसमें रिवीजन देखेंगे, यानी कि चैप्टर की। यकीन करें अगर आप ये लेक्चर्स को ज़रा ध्यान से सुन लेंगे ना, आपका सारा साल का काम ज़रा सम अप हो जाएगा। कुछ बच्चे तैयारी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड उनसे जो सम अप है ना, उसमें मसला आता है, जिस वजह से उनका ओवरऑल ग्रेड का फ़र्क पड़ जाता है। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको मैं आपके चैप्टर्स की रिवीजन करवा दूँ। तो मैथ विद शराज में आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसके अलावा डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। मुख्तलिफ आथर ने हर आथर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेफिनेशन लिखता है। तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, जो आपकी बुक को फॉलो कर रही है, वो ये है कि अ रेक्टेंगल फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड बाय, दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। द रेक्टेंगल फॉर्मेशन इनक्लोज्ड बाय दीज ब्रैकेट्स सच दैट, ये मैंने सामने एक एग्जांपल लिखी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन थी कि यानी अगर हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्मेशन में रियल डाटा को इनक्लोज कर दिया जाए तो उसे हम मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो कंसेप्ट आएंगे। पहले नंबर पे कंसेप्ट है रोज का। रोज क्या होती हैं? मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखिए मैंने आपको अभी कहा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स इस तरह से रेक्टेंगल फॉर्मेशन होते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर ये वाली ये जो लाइन बन रही है ना, ये वाली लाइन को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बेसिकली इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होती है। तो ऐसी लाइंस जो हमारे पास इस फॉर्म में होती हैं, इन्हें हम रोज कहते हैं मैट्रिक्स की। और इसी तरह ऐसी लाइन या ऐसा डाटा जो इस फॉर्म में होता है, यानी कुछ इस तरह से होता है, इसे हम मैट्रिक्स के लिए कॉलम का नाम देते हैं। तो यानी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर होती हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हमारे पास उसकी रोज होती हैं। और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वो हमारे पास उसके कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे दो डेफिनेशन भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ कि कुछ मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही रो होती है, जैसे कि 1 2 3, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ एक रो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बरक्स हमारे पास कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो एक ही सिंगल रो होगी। मैट्रिक्स विच हैव ओनली सिंगल रो इज नाउन एज रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम नाउन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आते हैं ज़रा। इसके अंदर हमारे पास कंसेप्ट आना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैंने आपको अभी भी रोज बताई। तो अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर स्पेसिफाई करना है तो हमें उसके अंदर उसकी नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। स्पेसिफाई का मतलब बताते हैं, यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज की तादाद होती है और जो कॉलम की तादाद होती है, वो हमें उसका ऑर्डर बताती है। यूजली नंबर ऑफ रोज डिनोटेड बाय m एंड नंबर ऑफ कॉलम डिनोटेड बाय n। सो ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? m क्रॉस n। देखिए ना, रोज कितनी है? रोज जो है वो नंबर ऑफ रोज जो है उसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, और जो नंबर ऑफ कॉलम है उसको हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। एक तो होता है m क्रॉस n, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है, m क्रॉस m, m का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज, और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। एक तो मेथड ये है कि हम क्रॉस का निशान लगा लें, लेकिन याद रखें ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डर बता रहे हैं हम इसका। और यहाँ पे हम इसको m बाय n भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों रिप्रेजेंटेशन है, ये भी इस्तेमाल की जा सकती है, ये दरमियान में और लिखा है, दोनों इस्तेमाल नहीं करनी, दोनों
में से एक आपको जो सही लगती है आप वो वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा। नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हैं, जैसे कि आपको ये मैट्रिक्स नज़र आ रहा होगा। आप देखिए इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। यहाँ से हमारे पास जो m यानी नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। इसी तरह हमारे पास 2 कॉलम्स हैं यानी वर्टिकल लाइंस हैं, तो हमारे पास n कितना आ रहा है, n भी 2 आ रहा है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर 2/2 होगा। दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। बाय वैसे भी लिखा जा सकता है, क्रॉस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसी तरह इसके सामने एक और एग्जांपल ज़रा ये देखें। यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 रोज हैं और सिर्फ एक ही कॉलम है। यहाँ पे ये बात गौर कर लें ज़रा इस बात पे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज हैं उसको हमने पहले लिखना है, नंबर ऑफ़ कॉलम को बाद में लिखना है। अगर आप नंबर ऑफ़ कॉलम को पहले लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ रोज को बाद में लिखते हैं, तो ऑर्डर गलत कंसीडर होगा, क्योंकि वो ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं रहेगा, वो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे आनी है ट्रांसपोज वाला टॉपिक, तो वहाँ पे वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। इसलिए आपने ये याद रखना है, रोज़ को पहले लिखना है जितनी रोज़ आ रही हैं आपके पास, और जितने कॉलम आ रहे हैं उनको आपने दूसरे नंबर पे लिखना है। नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। तो टॉपिक हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स वाला। तो मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल या बराबर समझे जाते हैं जब दो बातें वो सेटिस्फाई करते हैं। पहली बात यह है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, यानी उनका जो ऑर्डर क्या होता है, अभी भी आपको मैंने बताया ऑर्डर होता है हमारे पास m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है, तो ये दोनों को सेम होना ज़रूरी है। फिर क्रोस्पोंडेंस एंट्रीज आर सेम। क्रोस्पोंडेंस का मतलब दोनों मैट्रिक्स की जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है सामने वाले मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन पे वही सेम एलिमेंट, या आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो दो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जो हू बहू एक जैसे हों, उनको हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। उनका ऑर्डर भी सेम हो, उनके अंदर एलिमेंट्स भी सेम हो। तो कुछ कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे, तो मैं आपको ज़रा डिस्कस करवाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखें, इक्वल मैट्रिक्स के केस में एग्जांपल नंबर 1 है A12 है, B भी 12 है। आप देखें A का ऑर्डर भी सेम है और A और B दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों के एलिमेंट भी सेम है। तो इसलिए ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा, कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये एक इक्वल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। उसमें देखें ज़रा A3 है, B 5-2 है। तो 5-2 का मतलब क्या होगा, अगर हम उसे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो वो भी तो 3 बन जाएगा, और अगर 3 बन जाएगा तो वो एक इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर भी सेम आ रहा है। यानी देखें ये B का आंसर कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये बिल्कुल एक हूबहू वैसा ही है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इसलिए हमारे पास ये भी एक इक्वल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल कब नहीं होते। तो देखिए आपको स्क्रीन पे मैट्रिक्स ए बी नज़र आ रहा है, ए का, और बी के अंदर भी ए वे एलिमेंट हैं। लेकिन अगर आप ए का ऑर्डर देखें, ऑर्डर का मैंने क्या बताया था, इसमें रोज कितनी है, ए वाले मैट्रिक्स के अंदर 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं। जबकि बी वाले मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं आ रहा। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई ना, हमने कहा था ना दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट सिचुएशन कुछ ऐसे आ सकती है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो लेकिन कोरोस्पोंडेंस एलिमेंट सेम ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखी है, बड़ी वैलिड और सॉलिड एग्जाम्पल है ये जो मैं आपको नोट है इक्वल मैट्रिक्स के लिए दे रहा हूँ। ये काफ़ी बूस्टअप एग्जांपल्स हैं, ये इस तरह की एग्जांपल आपकी बुक में नहीं दी होती, लेकिन ये कंफ्यूज करती हैं। कंसेप्चुअल चीज़ों के अंदर फिर इसी तरह की चीज़ें आती हैं, इसलिए मैंने ये डिस्कस की हुई हैं। देखिए एलिमेंट आ रहे हैं ए बी और ये एलिमेंट आ रहा है बी ए। अगर हम दोनों का ऑर्डर की बात करें तो दोनों का ऑर्डर सेम है, 1 रो है, 2 कॉलम है। इसके अंदर भी 1 रो है और 2 कॉलम है। ठीक हो गया जी। यानी इनके अंदर ऑर्डर के अंदर हमारे पास कोई किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो दूसरी कंडीशन है कोरोस्पोंडेंस एलिमेंट्स आर नॉट सेम। तो यानी जो हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आ रहे हैं वो सेम नहीं है। जैसे कि मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ स्क्रीन पे, एक सेकंड सर। ये हाँ, अब देखिए ज़रा कोरोस्पोंडेंस एलिमेंट्स कैसे सेम नहीं है। ए के अंदर पहला एलिमेंट ए है जबकि बी के अंदर पहला एलिमेंट बी है, तो यहाँ से ही पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए हम नेक्स्ट
कंडीशन को वेरीफाई नहीं करेंगे। दोनों में से अगर एक कंडीशन भी वेरीफाई नहीं होगी तो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको रिवीजन कैसे करनी है आपने, या एक क्वेश्चन करके उससे बाकी क्वेश्चन कैसे क्लियर होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में कि वो भी ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।